चलो स्टार्ट करते हैं हम धातुओं का निष्कर्षण। अभी आपको ये पता नहीं होगा निष्कर्षण किसे कहते हैं, पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। आपको पता होगा जितनी भी धातुएं आपको प्राप्त हो रही हैं वो सभी धातुएं कहाँ से प्राप्त हो रही हैं हमें? पृथ्वी से। भूपर्पटी जिसको हम अर्थ की जो सबसे ऊपरी लेयर होती है उससे हम जब उसको ओजोन की बात अलग, जब हम भूपर्पटी मतलब जो अर्थ होती है अर्थ की सबसे ऊपरी लेयर उसकी खुदाई करते हैं तब हमें सभी मेटल मिलते हैं। जितनी भी धातुएं वो हम कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं? पृथ्वी से प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, आपको पता होगा ये सब। क्या हमें धातुएं सीधे शुद्ध अवस्था में मिल जाती हैं? जैसे मान के चलो हम लोहे की बात करते हैं, एक मेटल होता है, एक धातु होती है लोहा। उस आयरन की बात करें, लोहे की बात करें, क्या हमें ऐसे ही स्टेट में मिल जाता है? या हम गोल्ड की बात करें तो क्या हमें सीधा गोल्ड मिल जाता है? मिलता है क्या शुद्ध रूप में? शुद्ध रूप से मतलब जैसे बिस्किट होता है, गोल्ड का बिस्किट है, तो क्या हमें सीधे के सीधे बिस्किट मिल जाते हैं? तो फिर हमें जो धातुएं वो कैसे प्राप्त होती हैं? टेढ़े मेढ़े आकार की? नहीं, आकार से कुछ नहीं है, टेढ़े मेढ़े आकार से नहीं है, मिक्स मिलती हैं। हमें मिक्सचर मिलता है। रख सका तो अब तो हमारा सिस्टम चालू होगा। तो जो धातुएं हैं ना, हमें धातुएं शुद्ध रूप में प्राप्त नहीं होती, हमें धातुओं के अयस्क प्राप्त होते हैं। जैसे अभी हमारे यहाँ तेंदुखेड़ा में जब मिट्टी खुदाई करते हैं तो जो हमारे मोहल्ले में वो पत्थर जैसा निकलता है, काले कलर का पत्थर निकलता है, मिट्टी में एक काला पत्थर निकलता है जिसको हम लोग किटोरा बोलते हैं। इंग्लिश में पता नहीं, हम लोग लोकल में उसको किटोरा बोलते हैं। एक पत्थर है वो डार्क ब्लैक कलर का निकलता है, इर्रेगुलर शेप, कुछ उसका यूज़ नहीं है उसमें, लेकिन कुछ मात्रा में कोई तत्व पाया जाता है उसमें। हो सकता है कि लोहा पाया जाता हो। अब जैसे पत्थर है, पत्थर समझ गए, ज़मीन से पत्थर निकाला, उस पत्थर में लोहा है, तो ऐसे प्राप्त हो रही चीज़ें। जितने भी मेटल्स प्राप्त हो रहे हैं वो इस अवस्था में प्राप्त हो रहे हैं, मतलब कोई टुकड़े में, कोई पत्थर में, कोई मिट्टी में, अशुद्ध रूप में प्राप्त हो रहा है। जैसे आप समझते हो ना कि मिट्टी में खुदाई करते हैं सीधे आपको मिल जाते हैं मेटल, ऐसे मेटल नहीं मिलते हैं, उनके अशुद्ध रूप प्राप्त होते हैं। तो उन अशुद्ध रूपों को हमें शुद्ध करना पड़ता है। धातुओं का निष्कर्षण जो टॉपिक है, इस टॉपिक में आप यही पढ़ोगे कि कितने प्रकार के हमें मेटल हैं, कौन कौन से कैसे कैसे मेटल हम निकालते हैं। जैसे पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इनको कैसे निकाला जाता है, कैसे इनको शुद्ध किया जाता है। इनका जब अशुद्ध रूप हमें सॉइल से, मिट्टी से हमने खुदाई करके निकाल लिया तो उसको हम कैसे शुद्ध करते हैं। या जैसे गोल्ड है, गोल्ड को कैसे हम शुद्ध करते हैं। आपने देखा होगा एक सीरियल आता था, वो उस पर डिस्कवरी पे गोल्ड माइंस करके आता था, डिस्कवरी पे देखा हो तो एक वो रहता है, वो इन्वेस्टमेंट करता है और खुदाई करता है और उसको गोल्ड निकलता है, गोल्ड के छोटे छोटे टुकड़े मिलते हैं, फिर उसको प्यूरीफाई करेगा, वो शुद्ध करेगा उसको, वो शुद्ध रूप में प्राप्त नहीं हुए उसको फिर प्योर करेगा, उसके बाद शुद्ध रूप मिलेगा धातु का। तो इस टॉपिक में आप धातु के निष्कर्षण में यही पढ़ोगे कि कैसे धातुओं को शुद्ध किया जाता है। इससे पहले कि अपन निष्कर्षण को पढ़ें, हमने पिछले वाले वीडियो में ये बताया था आपको कि सक्रियता श्रेणी क्या होती है। सक्रियता श्रेणी में आपको ये बताया गया था कि जो अलग अलग मेटल्स होते हैं उनकी सक्रियता कैसी होती है, अलग अलग होती है। कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो कम रिएक्टिव होते हैं। कुछ बहुत जल्दी अभिक्रिया कर लेते हैं, कुछ देर से अभिक्रिया करते हैं। तो जब हम धातुओं का निष्कर्षण पढ़ते हैं तो जो ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व हैं, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इसको जब हम पानी में डालते हैं तो बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। पानी में डालते हैं तो वो ब्लास्ट हो गया था उस बार, तो पानी में डालते हैं बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो लीस्ट रिएक्टिव है, कुछ ऐसे होंगे जो बहुत ही कम रिएक्शन कर रहे हैं। तो तीन प्रकार से हम इनका निष्कर्षण कर सकते हैं। एक होता है, एक प्रोसेस होती है जिसको विद्युत अपघटन कहा जाता है। विद्युत अपघटन कहा जाता है। विद्युत अपघटन के द्वारा ऐसी धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, बहुत जल्दी किसी भी चीज़ से क्या कर लेती हैं, अभिक्रिया कर लेती हैं। उनका यदि हमें निष्कर्षण करना है, इसका मतलब उन धातुओं को यदि हमें निकालना है तो उनको निकालने की प्रोसेस है, उसको आप विद्युत अपघटन के द्वारा क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो।
ये क्या होता है विद्युत अपघटन, थोड़ी देर बाद हम समझेंगे, ठीक है। एक हो गया कि विद्युत अपघटन द्वारा बहुत ज़्यादा जो रिएक्टिव हैं उनको हम उन धातुओं को निकालते हैं। इसके बाद आता है कार्बन के अपचयन से और प्राकृतिक अवस्था में उपस्थित। इसके बाद आएगा सेकंड कार्बन की उपयोग से अपचयन। अब कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है और ऐसी धातुएं होती हैं जो थोड़ी सी कम रिएक्टिव हैं, इनके मुकाबले थोड़ी सी कम रिएक्टिव हैं। तो इनको कार्बन के उपयोग से हम क्या कर लेते हैं, इनका अपचयन करते हैं। कोयला रहता है, जैसे कोयले को हमने जलाया, बहुत तेज़ गर्म किया, उसके बाद अलग अलग प्रोसेस हैं, पढ़ेंगे आगे। तो कार्बन रहता है, कार्बन के उपयोग से हम क्या कर सकते हैं, उन धातुओं को प्राप्त कर सकते हैं जो थोड़ी सी कम रिएक्टिव हैं। उसके बाद आती हैं कुछ धातुएँ ऐसी हैं जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। मुक्त अवस्था में पाए जाने का मतलब है कि इनको सीधा हमने ज़मीन से निकाला, इनको थोड़ा बहुत प्यूरीफाई करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत इनका निष्कर्षण करेंगे, उसके बाद हमें धातु प्राप्त हो जाएगी। लेकिन इनमें और इनमें जैसे ज़्यादा रिएक्टिव है तो उनको विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाएगा। इनसे थोड़ी सी कम रिएक्टिव है तो उनको हम कार्बन के उपयोग से जलाने के बाद, गर्म करने के बाद आगे पढ़ेंगे क्या क्या होता है। हाँ, ये थोड़ी सी कम रिएक्टिव, जो बहुत कम रिएक्टिव होती हैं ये जो है वो ज़मीन में शुद्ध अवस्था में पाई जाती हैं। शुद्ध अवस्था में तो नहीं कह सकते हैं, उनमें भी कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, कुछ ना कुछ इनमें अशुद्धताएं होती हैं, लेकिन इनमें बहुत कम होती हैं। थोड़ी सी प्यूरिफिकेशन करने के बाद हमें मेटल प्राप्त हो जाता है। हाँ हाँ, जैसे गोल्ड होता है ना, गोल्ड बहुत कम रिएक्टिव है, मतलब लीस्ट रिएक्टिव है, अभी क्रियाशीलता की श्रेणी में सबसे नीचे आता है, बहुत कम रिएक्शन करता है। तो प्रकृति में ये जो है मुक्त अवस्था में पाया जाता है, थोड़ा बहुत प्यूरिफिकेशन करना पड़ता है और आपको गोल्ड प्राप्त हो जाता है। और डायमंड अलग चीज़ है, डायमंड थोड़ी, हम मेटल के बारे में पढ़ रहे हैं अभी। डायमंड मेटल नहीं है। डायमंड मेटल कैसे होगा? हाँ। डायमंड कैसे बनता है? कार्बन से बनता है, कार्बन से बनता है, डायमंड कैसे मेटल हो जाएगा? धातुओं के निष्कर्षण में हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि जो धातुएं होती हैं वो मिट्टी में दो प्रकार से मिलती हैं, या तो हमें उनके अयस्क मिलते हैं, या तो हमें खनिज मिलता है, या फिर हमें मिलता है अयस्क। हाँ, दोनों चीज़ों को बता रहे हैं। खनिज वो होते हैं, जैसे मान के चलो कि हम मिट्टी से कोई एक ऐसा पत्थर निकाल रहे हैं, बहुत सारे पत्थर निकाले हमने बड़े बड़े, उन पत्थर में किसी मेटल की उपस्थिति है, मान के चलो उस पत्थर में कोई आयरन पाया जा रहा है, Fe पाया जा रहा है, तो उस पत्थर को हम क्या कहेंगे? हम खनिज कहेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, हमने पत्थर निकाला और पत्थर को निकाला और प्यूरीफाई किया, और प्यूरीफाई करने के बाद हमने धातुओं को निष्कर्षण करने के बाद हमें क्या मिल गया? उससे लोहा मिल जाएगा। लेकिन हुआ क्या, लोहा हमें मिला, मान के चलो 100 टन मिला लोहा हमें, और 100 टन लोहा मिला, उसकी हमारे पास वैल्यू हो गई, मान के चलो 50 लाख रुपये उसकी हो गई, क्या वैल्यू हो गई, मान के चलो। अब 50 लाख की तुम्हारे पास क्या आया, जो तुम्हारा निष्कर्षण किया तुमने, जो धातु निकाली वो कितने रुपए की निकाली तुमने? 50 लाख रुपए की। लेकिन तुम्हारा इन्वेस्टमेंट हो गया 60 लाख रुपए का। तुमने जो इतनी सारी प्रोसेस करी, इतने में तुम्हारा पैसा भी खर्च हुआ, लेकिन तुम्हारा पैसा उसमें ज़्यादा खर्च हो गया। तो क्या हम इसका करेंगे कुछ? हम ऐसे खनिज को निकालना पसंद करेंगे नहीं जिससे हमारा नुकसान हो खुद का, ठीक है। तो ये हो गया खनिज। इसी के जस्ट जैसा अयस्क भी होता है। अयस्क क्या होता है? अयस्क में उसी पत्थर में उस आयरन की या उस एलिमेंट की जो आप निकाल रहे हो उसकी मात्रा ज़्यादा है। अब तुम्हारा इन्वेस्टमेंट तो उतना ही है, तुमने जैसे 60 लाख खर्च करी थी, तुम्हारे 60 ही लाख है। अयस्क खनिज की जगह क्या निकाल रहे हो? अयस्क निकाल रहे हो। लेकिन तुम्हें पता चली कि तुमने 60 लाख का इन्वेस्टमेंट किया और 1 करोड़ का तुमने उसमें से माल निकाल लिया, है ना। आयरन तो तुमने इसमें भी निकाला, लेकिन इसमें तुमने ज़्यादा निकाला है, तो फ़ायदा हमें इसमें है। अयस्क और खनिज में अंतर समझ में आता है क्या? अयस्क वो होते हैं जो खनिज वो होते हैं जो ज़मीन से निकाले गए ऐसे पत्थर या ऐसी मिट्टी जिसमें से हम किसी एलिमेंट को निकाल पा रहे हैं, लेकिन उसमें उस खनिज की मात्रा क्या है, उस एलिमेंट की मात्रा कम है, हमें उससे निकालने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। और अयस्क वो होते हैं, वो एलिमेंट वही है लेकिन उसकी मात्रा उसमें क्या है? ज़्यादा है, ठीक है।
के निकाला था। ये पत्थर आप निकाल रहे हो, इस पत्थर के साथ में मिट्टी भी निकल के आ रही है और अशुद्धियाँ भी निकल के आ रही हैं, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर निकल के आ रहे हैं, उन अशुद्धियों को गैंग कहा जाता है। देखो यहाँ ध्यान से सुन लो ज़रा, अब लिखना बंद कर लो, थोड़ा सा इसको समझ लें उसके बाद करना। हमने इसके पहले हमने देखा कि अयस्क जो होते हैं, अयस्कों से हम निकालते हैं धातुएं। खनिज से धातुएं निकालना हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि उसमें जो एलिमेंट्स है उसकी मात्रा कम होती है। जैसे आयरन निकाल रहे हैं तो उसमें आयरन की मात्रा कम है, लेकिन अयस्क में उसी की मात्रा कैसी होती है, ज़्यादा होती है। अब हमने अयस्क निकाला और अयस्क का किया हमने सांद्रण, क्योंकि अयस्क में गैंग पाया जाता है। गैंग मतलब वो होता है जो अशुद्धियाँ, जो मिट्टी पाई जा रही, रेत पाई जा रही, उस सबको अलग करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, अयस्क का सांद्रण करेंगे। अयस्क लिया, अयस्क का सांद्रण किया। अब अयस्क का सांद्रण करने के बाद हमारे पास शुद्ध रूप में अयस्क प्राप्त हो गया है। 3 प्रकार की धातुएं होती हैं, उच्च अभिक्रियाशील धातुएं, मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं और निम्न अभिक्रियाशील धातुएं। सबके आपके पास अयस्क आ गए हैं, लेकिन सबके अयस्क तो आ गए हैं, सबको निकालने के लिए, धातुएं निकालने के लिए उनकी विधियां अलग अलग हैं। जैसे जब उच्च अभिक्रियाशील धातुओं को देखोगे तो उनके अयस्क जो गलित अवस्था में विद्युत अपघटन करते हैं, गलित अवस्था में लिक्विड स्टेट में जब होते हैं तो उनमें विद्युत अपघटन कराया जाता है। उस विद्युत अपघटन के बाद धातु का हमें शुद्ध रूप प्राप्त होता है। ये विद्युत अपघटन क्या होता है, थोड़ी देर बाद हम आगे देखेंगे, ठीक है। ये विद्युत अपघटन आगे देखेंगे। तो यदि उच्च अभिक्रियाशील धातु है तो उसका गलित अवस्था में क्या करेंगे, विद्युत अपघटन करेंगे, उसके बाद हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी। यदि मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं की बात करें तो 2 प्रकार से अयस्क बनते हैं उनके। एक अयस्क रहता है कार्बोनेट अयस्क, दूसरे प्रकार के अयस्क होते हैं कौन से, सल्फाइड अयस्क। कार्बोनेट मतलब जिनमें CO3 लगा होगा, सल्फाइड जिसमें सल्फर S लगा होगा। कुछ कार्बोनेट अयस्क होंगे, कुछ कैसे अयस्क होंगे, सल्फाइड अयस्क होंगे। यदि कार्बोनेट अयस्क है तो उनका निस्तापन करेंगे, यदि सल्फाइड अयस्क है तो उनका भर्जन करेंगे। या भी निस्तापन और भर्जन क्या होता है, लगभग एक से होते हैं। इनमें इन अयस्कों को गर्म किया जाता है। हाँ, जब इन अयस्कों को हम गर्म करेंगे, कैसे, निस्तापन थोड़ा सा और भर्जन थोड़ा सा, इनमें थोड़ा चेंज है, लेकिन दोनों में उस अयस्क को क्या करते हैं, हम गर्म करते हैं। अब जब इस अयस्क को गर्म करेंगे, चाहे आप कार्बोनेट अयस्क को गर्म कर लो, चाहे आप सल्फाइड अयस्क को गर्म कर लो, दोनों से मिलके बनने वाला है क्या, धातु का ऑक्साइड। जब उसको आप गर्म करोगे तो आपको धातु का ऑक्साइड मिल जाएगा। फिर धातु के ऑक्साइड का आप अपचयन करोगे और अपचयन के बाद उसका शोधन करोगे, तब आपको शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी। ये बात हुई किनकी, मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं की। निम्न अभिक्रियाशील धातुएं वो होती हैं जो जनरली किसी से अभिक्रिया बहुत कम करती हैं। इन धातुओं के सल्फाइड अयस्क पाए जाते हैं। जैसे मध्यम अभिक्रियाशील धातु, जैसे मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं के कार्बोनेट और सल्फाइड दोनों अयस्क पाए जाते हैं, इनके केवल सल्फाइड अयस्क पाए जाते हैं। जब इनके सल्फाइड अयस्क पाए जा रहे हैं तो हमने क्या किया था, इनका भर्जन किया था, फिर ऑक्साइड प्राप्त हुआ था, अपचयन और शोधन। तो बाकी क्रियाएं तो इसमें और इसमें सेम होनी चाहिए। यहाँ भी सल्फाइड अयस्क है, यहाँ भी सल्फाइड अयस्क है, तो इसके बाद सल्फाइड अयस्क का क्या कर देंगे, भर्जन कर देंगे। उसके बाद धातु मिलेगी, उस धातु को हम शुद्ध कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ किया था इस सल्फाइड अयस्क के साथ, वैसे ही इनके सल्फाइड अयस्क प्राप्त होते हैं, इनका भी हमें भर्जन करना पड़ता है। उसके बाद ऑक्साइड प्राप्त होता है और ऑक्साइड के बाद हमें धातु प्राप्त होती है, उसका हम धातु का शोधन करते हैं। पूरा की है अकेला। देखो हमने देखा जो अयस्क होते हैं उनमें धातुओं की या जो एलिमेंट आप निकाल रहे हो उसकी मात्रा अधिक होती है, उसको निकालना फ़ायदेमंद होता है। जब अयस्क को ज़मीन से निकालते हैं तब वो शुद्ध रूप में नहीं होता, अयस्क भी शुद्ध नहीं होता है, उसमें भी अशुद्धियाँ होती हैं, मिट्टी होती है, रेत होती है और सारी चीज़ें हैं। तो उस अयस्क का सांद्रण करते हैं। सांद्रण मतलब उसको पानी में धुल दिया हमने, ठीक है। उसके बाद जो है अभिक्रियाशील धातुएँ, सक्रियता जो है ना अलग अलग होती है धातुओं की। कुछ उच्च अभिक्रियाशील होती हैं, कुछ मध्यम और कुछ निम्न अभिक्रियाशील होती हैं। जैसे सोडियम है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। कुछ धातुएं जो मध्यम, हाँ पोटेशियम भी होता है, पोटेशियम और ऊपर है, फिर उसके बाद सोडियम है। तो ज़्यादा अभिक्रियाशील धातुओं में सोडियम भी आएगा, पोटेशियम भी आएगा उच्च अभिक्रियाशील में, तो उनका विद्युत अपघटन करना पड़ता है। कहाँ थे, उच्च अभिक्रियाशील धातुएं हो गई, मध्यम और फिर निम्न अभिक्रियाशील धातुएं। इनके सबके अयस्क मिल गए। अयस्कों को हमने क्या कर लिया, सांद्रण कर लिया, धुल लिया। अब क्या होगा, जैसे उच्च अभिक्रियाशील धातु हैं तो उनकी गलित अवस्था में जो अयस्क पाए जाएंगे उनका विद्युत अपघटन करेंगे। एक कोई बर्तन ले लेंगे, उसमें उसका लिक्विड लेंगे
और फिर उसमें रॉड लगाएंगे, बैटरी लगाएंगे, वो विद्युत अपघटन बताएंगे जब बताएंगे क्या होता है। और उसके बाद हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है विद्युत अपघटन करने के बाद। जो मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं उनके कार्बोनेट और सल्फाइड दो प्रकार के अयस्क पाए जाते हैं। चाहे कार्बोनेट अयस्क ले लो चाहे सल्फाइड अयस्क ले लो, दोनों को जब हम गर्म करेंगे एक का निस्तापन करते हैं एक का भर्जन करते हैं। निस्तापन और भर्जन में अंतर हम बाद में समझेंगे। जब इनका हम भर्जन और निस्तापन करेंगे तो दोनों से, कार्बोनेट से भी और सल्फाइड से भी हमें ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है, धातु का ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। अब धातु के ऑक्साइड का हम अपचयन करेंगे, उसके बाद हमें धातु प्राप्त हो जाएगी। इतनी बात क्लियर हो गई। ये मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं के लिए है। निम्न अभिक्रियाशील धातुएं जो ज़्यादातर किसी से रिएक्ट करती ही नहीं है, उनके लिए क्या होता है, जैसे यहाँ सल्फाइड अयस्क था उनके भी हमें सल्फाइड अयस्क ही प्राप्त होते हैं। उनमें ज़्यादा समस्या नहीं है, सीधा उनको गर्म किया हमने, उनका भर्जन किया, उसके बाद हमें धातुएं प्राप्त हो जाती हैं। ठीक है, गर्म करना होता है। इसका निस्तापन का मतलब भी गर्म है, लेकिन एक में ऑक्सीजन की कमी होती है, एक में ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, एक में ऑक्सीजन को भी हटा दिया जाता है, उसके बाद गर्म किया जाता है। जब इन तीनों को, इसके बाद आप देखोगे विद्युत अपघटन कैसे कर रहे हैं, ये कैसे करते हैं और ये कैसे, मतलब इनको डिटेल में पढ़ेंगे कौन कौन सी अभिक्रियाएँ होती हैं। इतना क्लियर हो गया क्या? ठीक है।